मैं पूरी तरह से जो भी कहा जा रहा था उसे समझ रहा था, और जब लविनोला ने अपना निर्णय सुनाया मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत था। मैं भीड़ के फुसफुसाते स्वरों में उसकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा सुन पा रहा था। एक बार भी उसने जिनोलिनी की तरफ मुड़कर नहीं देखा और कभी भी उसकी सलाह नहीं मांगी। एक महान गर्व की अनुभूति मेरे अंदर समा गई, यह जानकर कि किसी जन्म में मैं यह स्त्री था, और इस बार मुझे अपने अंदर व्याप्त हल्के तरंगित होने की अनुभूति को मैं पहचानने लगा था। फिर सब कुछ अदृश्य हो गया और उसके बाद मैं एक सबसे शानदार शयन कक्ष में था। यह लविनोला थी जो पूरी तरह से निर्वस्त्र पलंग में पड़ी थी। 3 स्त्रियां और 2 पुरुष आसपास घूम रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा, मैं उसका पसीने से नहाया और प्रसूति के कष्ट से विकृत चेहरा देख सका। स्त्रियां, दाइयां और पुरुष, राज्य के सर्वोत्तम चिकित्सक, सब चिंतित लग रहे थे। आने वाला शिशु ब्रीच यानी पांव आगे और सिर पीछे की स्थिति में था, और लविनोला का बहुत सा रक्त बह चुका था। यह उसकी पहली संतान थी और वह पूरी तरह से पस्त त्रस्त थी। दाइयों और चिकित्सकों की आंखों में भय स्पष्ट था, और मैं जानता था कि लविनोला को पहले से ही पता लग गया था कि वो मरने वाली थी। दृश्य समय में 2 घंटे आगे पहुंच गया था और लविनोला अपनी अंतिम सांस छोड़कर ही चुकी थी। वह बहुत अधिक रक्त खो चुकी थी। शिशु भी घुटन से दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। लविनोला, ये 28 वर्षीय सुंदर प्राणी, अत्यंत सुंदर और भला, हाल ही में अपने सूक्ष्म शरीर को मुक्त कर चुका था। मेरा सूक्ष्म शरीर एक और जीवन जीने के लिए। आगे के दृश्य आते जा रहे थे, दूसरे ग्रहों पर अन्य जीवन दिखाते, पुरुष, स्त्री और बच्चे के। 2 बार मैं एक भिखारी था और 3 बार एक नाविक। मैं भारत में एक पनिहारिन था, एक रोम का सिपाही, एक काला लड़का जिसे 8 वर्ष की आयु में शेर ने खा लिया, अमेज़न नदी के तट पर भारतीय मछुआरा जो 12 बच्चों को छोड़कर 42 वर्ष की आयु में मर गया, एक अपैची प्रधान जो 86 वर्ष की आयु में मर गया, कई बार एक खेती करने वाला किसान, कभी पृथ्वी पर कभी दूसरे ग्रहों पर, 2 बार तिब्बत के पहाड़ों पर एक ब्रह्मचारी और दूसरे ग्रह पर। केवल लविनोला के जीवन को छोड़कर जो ग्रह के 1/3 हिस्से पर शासन करती थी, मेरे अधिकतर जीवन साधारण थे। मैंने अपने सभी 80 जीवनों के दृश्य देखे। कुछ से मैं बहुत प्रभावित भी हुआ। मेरे पास इस पुस्तक में उन सब का वर्णन करने का समय नहीं है, क्योंकि वे खुद एक ग्रंथ बना देंगे। हो सकता है किसी दिन मैं उन्हें लिखूं। शो समाप्त होने पर मुझे सुरंग के अंदर वापस होने का अनुभव हुआ, और जब मैंने अपनी आंखें खोली, ताऊ और 3 थाउरी करुणा से मुस्कुरा रहे थे। जब यह निश्चित हो गया कि मैं वापस अपने शरीर में आ चुका था, प्रमुख महात्मा ने मुझसे ये शब्द कहे, हम आपको आपके पूर्व जन्म दिखाना चाहते थे, जिससे आप इस बात का संज्ञान ले सकें कि वे कितने भिन्न थे, जैसे कि किसी चक्र से जुड़े हों। क्योंकि पहिया घूमने के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए जो बिंदु आज शिखर पर है, कल सबसे नीचे अवश्य होगा। ये अविश्यंभावी है। आप देख सकते हैं ना, एक दिन आप एक भिखारी हैं और फिर आप एक रानी बन सकते हैं। लविनोला जैसी, जो न केवल पहिए के शिखर पर थी बल्कि बहुत विदुषी और सबकी सहायता करने वाली थी। और फिर कई बार एक भिखारी इतना सीख जाता है जितना कि राजा, और कभी कभी वो इससे भी अधिक सीख सकता है। जब आप पहाड़ों पर एक ब्रह्मचारी थे, आपने और भी अधिक लोगों की मदद की अपने दूसरे जीवन की तुलना में। महत्व जो दिखता है उसका नहीं, बल्कि जो उसके अंदर है उसका है। जब आपका सूक्ष्म शरीर एक और भौतिक शरीर में जाता है, तो ये सरल बात है कि और अधिक सीखने के लिए जाता है। जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, ये आपके हायर सेल्फ के लिए होता है। ये निरंतर शुद्धि की प्रक्रिया है, जो भिखारी के शरीर में भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है जितनी राजा या खदान के कर्मचारी के शरीर में। भौतिक शरीर केवल एक यंत्र है, एक मूर्तिकार की छेनी और हथौड़ा यंत्र हैं। वे कभी अपना सौंदर्य नहीं पा सकते, लेकिन कलाकार के हाथ में आकर वे अपना योगदान देते हैं। एक अद्भुत प्रतिमा कलाकार के नग्न हाथों से नहीं बन सकती। हाँ, आपको ये मुख्य बात हमेशा अपने मन में बसानी चाहिए। एक सूक्ष्म शरीर सभी मामलों में ब्रह्मांडीय नियम के अनुरूप होना चाहिए और जितना संभव हो प्रकृति का पालन करना चाहिए। यह सबसे तेज गति से अंतिम उद्देश्य को पा सकता है। इसके साथ थाउरी अपने स्थान पर विराजमान हो गए और हम अपने पर। मेरे डोकों में रहते हुए ही सूर्य अस्त हो चुका था, पर उन्होंने यह समझाना आवश्यक नहीं समझा कि जो प्रकाश हमें कम से कम 15 मीटर तक देखना संभव कर रहा था, वो क्या था। मेरा ध्यान अभी भी थाउरी पर केंद्रित था।
वे दया के साथ मुझे देख रहे थे, एक सुनहरे प्रकाश से घिरे हुए जो और प्रगाढ़ होता जा रहा था, जिसके अंदर वो अदृश्य हो गए जैसे वो मेरे पहले मिलने पर हुए थे। इस बार ताओ ने प्यार से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे अपने पीछे चलने को कहा। वो मुझे डोको के प्रवेश द्वार तक ले गई और एक क्षण में हम बाहर थे। घना अंधेरा था और कहीं कोई प्रकाश नहीं था सिवाय प्रवेश द्वार के ऊपर। मैं अपने आगे केवल 3 मीटर तक ही देख पा रहा था और हैरान था कि किस प्रकार हम अपने फ्लाइंग प्लेटफॉर्म को खोजेंगे। मुझे तब याद आया कि ताओ दिन के साथ रात में भी देख सकती थी। मैं इसका प्रमाण देखने के लिए उत्सुक था। किसी सामान्य पृथ्वीवासी की तरह मुझे प्रमाण चाहिए था। वो तुरंत ही दिया गया। ताओ ने आराम से मुझे उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया, जैसे हम पृथ्वी पर अपने छोटे बच्चों को बिठाते हैं। तुम ठोकर खा सकते थे। जैसे ही रास्ते पर आगे बढ़े उसने स्पष्ट किया, और वास्तव में वो ऐसे लग रही थी कि उसे ठीक पता था कि वो किधर जा रही थी, जैसे कि दिन का समय हो। थोड़ी ही देर में उसने मुझे लतीवोक में बिठा दिया और खुद मेरे पास बैठ गई। मैंने अपना मास्क जो मेरे हाथ में था अपने घुटनों पर रख लिया और उसी क्षण हम उड़ चले। मैंने देखा, जैसे पहली बार देखा था, कि रिलैक्सेशन एरिया अपने नाम के बिल्कुल अनुकूल था, क्योंकि अगर ताओ मुझसे बात करने के लिए झुकी नहीं होती तो मैं उसे सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि काफ़ी अधिक दबी रहती है और मैं गहरी नींद सोया हुआ था बिना एक बार भी जगे। मैं पूरी तरह से आराम कर चुका था। मैं उठ बैठा और ताओ के पीछे पीछे जलाशय की तरफ चल दिया। इसी समय उसने मुझे आर्की के दुर्घटनाग्रस्त होने के विषय में बताया। मुझे गहरा दुख पहुंचा और मेरी आंखों में आंसू भर गए। ताओ ने मुझे याद दिलाया कि आर्की दूसरे जीवन की यात्रा पर चले गए थे और उन्हें एक मित्र के रूप में याद किया जाना चाहिए, जो कहीं और जाने के लिए हमसे दूर हो गए थे। सच में ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए मिशेल। संभवतः आर्की को और अधिक साहस और खुशियाँ पानी हैं। मैंने स्नान लिया और जब ताओ से वापस मिला तो हमने बहुत हल्का फुल्का सा भोजन किया और थोड़ा सा हाइड्रोमिल पिया। मुझे भूख नहीं थी। ऊपर मुझे एक स्लेटी आकाश और डोकों पर गिरती बारिश दिख रही थी। सब कुछ देखने में बड़ा रोचक लग रहा था, क्योंकि बारिश की बूंदें डोकों पर गिरने के बाद नीचे नहीं फिसल रही थीं, जैसा कांच की इमारत पर होता है, बल्कि फोर्स फील्ड में पहुंचकर अदृश्य हो जाती थीं। मैंने ताऊ की तरफ देखा और वो मेरी हैरानी को देखकर मुझ पर मुस्कुराती। बूंदें फोर्स फील्ड से हट जाती हैं मिशेल। ये बिल्कुल प्राथमिक स्तर का भौतिक विज्ञान है, कम से कम हमारे लिए। लेकिन अध्ययन के लिए इससे भी रोचक चीज़ें हैं, और दुर्भाग्य से आपके पास समय कम है। अभी भी और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं, जिससे आपके साथी लोग प्रकाशित हो सकें जब आप अपनी किताब लिखें, जैसे क्राइस्ट का रहस्य, जिसके विषय में मैंने कल आपको बताया था जब हम आर्की के आने से इस विषय पर बात करने से रुक गए थे। पहले मैं आपको इजिप्ट और इज़राइल के विषय में बताऊंगी, और अटलांटिस के विषय में भी, जो एक प्रसिद्ध महाद्वीप था जिसके विषय में पृथ्वी पर अक्सर बातें होती हैं और जो बहुत अधिक विवाद का विषय रहा है। मुंह महाद्वीप की तरह ही अटलांटिस का भी अस्तित्व था, और वह उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित था। वो यूरोप से जुड़ा हुआ था और एक इस्थमस से अमेरिका से और दूसरे इस्थमस से कैनरी आइलैंड के लैटिट्यूड पर अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। उसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ही अधिक था। वहाँ मुंह महाद्वीप के लोग रहते थे करीब 30,000 वर्ष पहले। वास्तव में वह मुंह की एक कॉलोनी था। वहाँ गोरे लोग भी रहते थे, लंबे ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले। वे मायास थे जो मुंह के बहुत विद्वान कोलोनाइज़र थे, और उन्होंने वहाँ सवानासा के पिरामिड का प्रतिरूप पिरामिड बनाया था। 17,000 साल पहले उन्होंने मेडिटेरेनियन क्षेत्र को अच्छे से खोजा, उत्तर अफ्रीका की तरफ से जाकर, जहाँ वे अरबों से परिचित हुए, जो बकरातिनी के काले और पीले लोगों के वर्ण संकर थे, बहुत से नए ज्ञान के साथ, भौतिक और आध्यात्मिक। उदाहरण के लिए गिनती लिखने की लिपि जो अरब अभी तक इस्तेमाल करते हैं, मुंह महाद्वीप और अटलांटिस से आई थी। वे लोग ग्रीस गए, जहां उन्होंने एक छोटी सी कॉलोनी बनाई, और ग्रीक अक्षर मुंह के अक्षरों जैसे ही हैं। अंत में वे लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां के लोग उस स्थान को अरांका कहते थे, और जिसे आप इजिप्ट के नाम से जानते हैं। वहां पर उन्होंने एक शक्तिशाली कॉलोनी बनाई जहां टॉथ नाम के एक महापुरुष शासक थे। कानून बनाए गए जिनमें मुंह महाद्वीप के विश्वास निहित थे और अटलांटिस के व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत थे। बेहतर पौधे, पशुपालन की नई तकनीकें, खेती करने, बर्तन बनाने और बुनाई के नए तरीके लागू किए गए।
टोथ अटलांटिस के महापुरुष थे जो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने गांव बनाए, मंदिर बनवाए और अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले ग्रेट पिरामिड का निर्माण किया। प्रत्येक बार जब उन महान कॉलोनाइजरों को ऐसा लगता था कि उनकी नई कॉलोनी में महान बनने की संभावना है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से, वे एक विशेष प्रकार का पिरामिड निर्मित करते थे जो एक यंत्र था, जैसे कि आपने खुद मुंह पर देखा था। इजिप्ट में उन्होंने सवानासा के पिरामिड जैसा ही एक ग्रेट पिरामिड बनाया, लेकिन स्केल में 3 गुना छोटा। ये पिरामिड अद्वितीय हैं और उन्हें एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करने के लिए उनके डायमेंशन और दूसरी विशेष बातें, साथ ही ओरिएंटेशन बिल्कुल सटीक बनाना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना समय लगा? ये सब बहुत त्वरित था, केवल 9 वर्ष, क्योंकि टोथ और उनके मास्टर आर्किटेक्ट्स मुंह से एंटी ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रो अल्ट्रासाउंड विधि से चट्टानों को काटने के सीक्रेट जानते थे। लेकिन पृथ्वी पर विशेषज्ञ मानते हैं कि इनका निर्माण फारो चियोप्स ने किया था। ऐसा नहीं है मिशेल। बेशक ये केवल एक गलती नहीं है जो पृथ्वी के विशेषज्ञों ने की है। दूसरी तरफ मैं ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि फारो चियोप्स ने पिरामिड का उसी तरह प्रयोग किया जिस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए था। माया अटलांटियन खोज करने और कॉलोनी बनाने वाले अकेले नहीं थे। हजारों वर्ष पहले लुप्त हो चुके नागाओं ने बर्मा, भारत में कॉलोनी बनाई और अंत में वे इजिप्ट के किनारे पर पहुँचे जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके निकट उन्होंने भी सफल कॉलोनियाँ बनाई और ऊपरी इजिप्ट में रहने लगे। दोनों प्रकार के शासकों ने एक जैसे ही सुधार लागू किए। नागाओं ने रेड सी के किनारे एक विशाल नगर निर्मित किया जिसे मायू नाम दिया। उस क्षेत्र के निवासी अपने विद्यालयों में गए, धीरे धीरे शासकों में घुल मिल गए और इजिप्ट की प्रजाति को जन्म दिया। लेकिन 5000 वर्ष पहले उत्तर इजिप्ट में रहने वाले नागाओं और माया अटलांटिक के शासकों में बड़े हास्यास्पद मुद्दे को लेकर झगड़े होने लगे। अटलांटिक वाले, जिनका धर्म विश्वास मुंह के धर्म से काफ़ी अलग प्रकार का था, वो विश्वास करते थे कि आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर का फिर से जन्म अपने पूर्वजों के देश में होता है। इसलिए उनका दावा था कि आत्मा पश्चिम दिशा में यात्रा करती है जहाँ से वे आए थे। नागा भी ऐसा ही विश्वास रखते थे, सिवाय इसके कि उनका दावा था कि आत्मा पूर्व दिशा में वापस जाती है क्योंकि वे लोग पूर्व दिशा से आए थे।